Hello everyone, welcome to this video, and now we are going to explain about the types of chemical reactions. इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा केमिकल रिएक्शन किन्हें कहते हैं एंड केमिकल इक्वेशन किन्हें कहते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस प्रकार किया जाए, इस मैंने कुछ क्वेश्चन को बैलेंस करके भी दिखाया और कुछ एक्सरसाइज में आपको दिया गया। अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कितनी तरह से होते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब क्या रासायनिक जो प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रिया जो लिखे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अभी कितने तरह से होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पहला देखेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी वाले भी देखेंगे। संयोजन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि किन्हीं दो सबस्टांस या दो से अधिक सबस्टांस आपस में कॉम्बाइन होंगे, संयोजित होंगे, जुड़ेंगे। फिर हमारा सेकेंड नंबर है डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, वियोजन। डीकम्पोजिशन का मतलब वियोजन अभिक्रिया, मतलब इसमें क्या होगा, टूटेगा। ये जो है इसका मतलब होता है जुड़ना, मिलना, जुड़ना, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टूटना होता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, स्प्लिट हो जाना, जिससे कि नए सबस्टांस बने। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये डिकम्पोजिशन था और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कैसी किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है और क्यों होती है, सभी को देखना है बारी बारी से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, तो ये प्रतिस्थापन है, तो ये क्या होगा, ये द्विविस्थापन, क्योंकि इसको जो है विस्थापन अभिक्रिया भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये द्विविस्थापन दो बार हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स जो है वो आपका केमिकल नेम ही है, रेडॉक्स। इसमें जो है रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होती है, दो चीज़ें शामिल होती है, एक रेंसिडिटी और दूसरा क्या है, कोरोजन। ठीक है, रेडॉक्स का मतलब हो गया यहाँ पर ऑक्सीकरण और प्लस अवकरण, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होंगे। ये क्या है ऑक्सीकरण, क्या है अवकरण, हम लोग इस अभिक्रिया के तहत देखेंगे। रेंसिडिटी क्या हो गया, तो विकृत गंधिता। ठीक है, यहाँ भी समझेंगे क्या है। और कोरोजन का मतलब हो गया संक्षारण, धातुओं की परत का नष्ट हो जाना, संक्षारण। मेटल और नॉन मेटल में भी एक छोटा सा टॉपिक है, मात्र 5 मिनट का टॉपिक ये होगा। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिक जो है ये 4 तरह के समझने हैं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आइए हम लोग पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से इसकी शुरुआत करते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने को जा रहे हैं। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया जिसमें जुड़ेंगे। क्या दिया है, अ केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से अधिक तत्व, एलिमेंट्स या सबस्टांस या कंपाउंड्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मतलब इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट कर रहे एक दूसरे को विथ ईच अदर। क्यों करते हैं भाई, तो टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टांस दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है,
अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज सच ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टांसेस कॉम्बाइन टुगेदर और react with each other और interact with each other to form a single substance। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे इस फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं इसको कि कोई एक सबस्टांस ए है, दूसरा बी है, ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और ए बी एक नए सबस्टांस को बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? इन दोनों को क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स। और जो बना वो क्या होगा भाई? प्रोडक्ट। मैंने बताया था पहले भी, ए और बी दो अलग अलग सबस्टांस है, आपस में मिल जाते हैं, एक नया सबस्टांस ए बी बनता है। ऐसे हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, बैलेंस आप लोग करेंगे उसको। जैसे हाइड्रोजन की अगर मिलन होती है ऑक्सीजन के साथ, दोनों आपस में मिलते हैं और वाटर बना देते हैं। देखिए, दो सबस्टांस आपस में संयोग किया, मिला, वाटर बना दिया। इसी तरह हमारा दो सबस्टांस लेते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया, CO2 बना। इसी तरह हमने हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाया तो बन गया HCl। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस किया हुआ नहीं है। इसी तरह मैग्नीशियम वाला तो कितना ही बार हम लोग पढ़े कि Mg ऑक्सीजन के साथ मिल गया, क्या बनाया? MgO का एक पाउडर, वाइट कलर का पाउडर। इसी तरह हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को भी देखेंगे, CaO, जब उसको H2O अर्थात वाटर से रिएक्शन कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से संयोग करते हैं, मिलते हैं और मिलकर एक नया तत्व, एक नया पदार्थ, एक नया यौगिक तैयार करते हैं। ठीक है, समझ में आया? बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के दो, हाइड्रोजन के दो ही हैं, यहाँ पर दो लगाएंगे, यहाँ पर दो लगाएंगे तो देखेंगे बैलेंस हो गया। बैलेंस आप लोग करेंगे। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा मुझे यह समझाना था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी अभिक्रिया है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि दो या दो से अधिक सबस्टांस आपस में मिलते हैं और मिलकर एक नया सबस्टांस तैयार करते हैं। अब इनमें टाइप्स भी क्या कुछ देखेंगे, कुछ टाइप्स को हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग इसके टाइप्स देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, तो टाइप्स में क्या आएगा? टाइप माने प्रकार वैसा नहीं है। इसमें क्या होता है? पहली एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पर देखें टाइप्स में, टाइप्स इसमें क्या है? पहला हमारा जो होगा एलिमेंट के साथ मिलेगा और एक सबस्टांस बनाएगा। दूसरा क्या है? कोई एलिमेंट अगर कंपाउंड के साथ मिलेगा तो एक सबस्टांस बनाएगा। तीसरा क्या है? एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ मिलेगा तो एक नया कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड। एग्जाम्पल्स में कहीं आप लोग देख रहे हैं ऐसा कुछ? यहाँ के उदाहरण में देखेंगे आप, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों मिलता है तो क्या बनता है? कंपाउंड। तो पहला वाला एलिमेंट प्लस एलिमेंट इक्वल टू जो भी सबस्टांस या कंपाउंड बना। दूसरे में भी हम लोग देखेंगे एक एलिमेंट है और मिलके एक कंपाउंड का निर्माण करता है। तीसरे में भी देखेंगे एक एलिमेंट है और आपस में मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण करता है। चौथे में भी देखेंगे एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड का निर्माण करता है।
ये पहला जो फर्स्ट हमारा है उसके 4, 1 2 3 4 एग्जाम्पल देखने को मिले। और अंतिम वाला को देखिए 5 नंबर को, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, और दोनों मिलता है तो एक नया कंपाउंड ही बनता है। ये हो गया आपका कंपाउंड प्लस कंपाउंड इक्वल टू कंपाउंड। ठीक है, बैलेंस किया हुआ नहीं है, बैलेंस आप करेंगे। अब हमारा बचता है किसी एलिमेंट का कंपाउंड के साथ रिएक्शन, सेकंड वाला। इसको भी हम लोग एक क्यों छोड़ेंगे, एक को इसको भी देख लेते हैं। चलिए 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या है हमारा, कोई भी ले लेते हैं, जैसे एलिमेंट और कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके ये बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये एलिमेंट ये कंपाउंड दोनों में मिला एक नया सबस्टांस तैयार हो गया। क्लियर हो गया हमारा। तो यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ और भी बातों को हम लोग देखते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलेंगे, क्विक लाइम, या केवल आप लाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्विक लाइम या लाइम भी बोल सकते हैं। इनका रिएक्शन हुआ, अर्थात इसको जो है हम लोग पानी में घोलते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में है ना, वाटर में इनको घोला जाता है। ये सॉलिड है, लिक्विड में मतलब वाटर में इसको घोला गया। तो घोलने से क्या होगा, घोलने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक्वेस, और कहीं पर आप देखेंगे इसको सॉलिड लिख दिया गया क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर मिलेगा, बट एक्वेस फॉर्म आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होती है तो जैसे ही होगी तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, हीट रिलीज होगा। हीट आपने देखा होगा, जब कभी भी चूने को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। जो वाटर है वो बॉयल, जो सॉल्यूशन है वो बॉयल होने लगता है। ये हमारा क्या है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकला। अब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्यों तैयार किया हमने, पहले लोग क्या करते थे, चूने से दीवारों को पुताई करते थे, वाइट वॉशिंग करते थे। आजकल तो पेंट आ गया है। इस चूने को पानी में घोला और इस घोल को तैयार किया, इस सॉल्यूशन को तैयार किया। अब क्या करना है, दीवारों पर पुताई करनी है। चलिए आ जाए, इसको यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर पुताई करते समय कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, क्या कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग मिलाते हैं, नहीं, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आता है। हवा है ना, हवा से ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और इसके साथ रिएक्शन कर लिया। रिएक्शन करने के बाद यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक वाइट कलर का वाइट पीपीटी है। क्या होता है पीपीटी, प्रेसिपिटेट, अघुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है, वो बनता है और ये वाटर जो है ये वेपर बन के निकल जाता है। जैसे मान लीजिए जब आप चूने से पुताई कर रहे हैं तो दीवार गीला होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, उसमें जैसे ही धूप पड़ती है, हीट मिलता है, वो जो वाटर है वो वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, तो वेपोराइज हो गया। और यहाँ जो पुताई किया मैंने, इस चीज़ से पुताई किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, एयर से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। मिलने के बाद क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, अघुलनशील ठोस है। और ये जो है एक शाइनी सरफेस क्रिएट करता है, मतलब दीवार पर क्या करेगा, एक शाइनी सरफेस क्रिएट करेगा। दीवार में एक चमक आएगी। इसमें लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं। ठीक है, 2 से 3 दिन। ये कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग जानते ही होंगे, इसको मार्बल में भी जो होता है, जैसे हमारा लाइमस्टोन, मार्बल,
ठीक है। एग सेल, अंडे का जो कवर होता है ना, एग सेल, वो भी हमारा यही होता है। ठीक है। चौक, जिस चौक से लिखा जाता है बोर्ड पर, ये सारे क्या है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। घुलनशील है, चौक को चूर कीजिए, पानी में घोल के देखिए, पानी में घुलने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई। और ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक, ये जो हीट जनरेट हुआ इसके कारण क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, हीट इज प्रोड्यूस, हीट इज रिलीज्ड। समझ में आ गया। तो ये एक्सोथर्मिक। चलिए नोट 2 को हम लोग देखते हैं, दूसरे नोट को। इस एग्जाम्पल में क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक रिबन ली गई, एक रिबन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट दिया गया, यानी बर्न किया गया। क्या किया गया, बर्न किया गया, जलाया गया। ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन का मीन्स होता है एयर, एयर अपने ऑक्सीजन रखता है। ठीक है, लगभग 21%। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बना, साथ में लाइट, इस साथ में हीट एंड लाइट कर दें, हीट प्लस लाइट, ये जनरेट हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट, दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके एक कॉम्पाउंड बना देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत रिबन पर चढ़ जाती है। यहाँ पर हम लोग नोट में लिखेंगे, इसका एक नोट लिखेंगे कि जब कभी भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, इन एयर, एयर का मतलब O2 में। ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाया जाता है, इट फॉर्म्स क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बनेगा विथ क्या, वाइट डैजलिंग, डैजलिंग माने काफ़ी चमकदार, स्पार्किंग, यहाँ पर स्पार्किंग, वाइट कलर का स्पार्किंग निकलेगा। डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस विच कंटेन क्या रखता उसमें, अल्ट्रावायलेट रेज उसमें पाया जाता है। क्या करेगा इससे, विच काउजेज टेम्पोरी या परमानेंट, परमानेंट लिख दे, परमानेंटली आई इफेक्ट, आंखें खराब भी हो सकती है। इसलिए वी मस्ट क्या करना चाहिए, वी मस्ट टेक आई प्रोटेक्टर, आँख को बचाने वाली चीज़, कोई ऐसी चश्मा वगैरह जैसे वेल्डिंग करते हैं वो सामने ग्लास रखते हैं। क्यों, जो चमक निकलती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज हो सकता है, जो आपकी आंखों को परमानेंटली खराब कर सकता है, ब्लाइंड कर सकता है। इसलिए इससे बचना है। किस तरह के फ्लेम निकलते हैं इससे, तो इससे फ्लेम निकलते हैं वाइट डैजलिंग फ्लेम। देखिए वाइट डैजलिंग फ्लेम। ठीक है, इस बात को नोट करेंगे। साथ में पढ़ा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं हम लोग, मैंने बताया था जब जलाते हैं तो इस पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की MgO की परत जम गई, और इसको साफ करने के लिए सैंड पेपर का यूज़ करते हैं।
मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से साफ करेंगे ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत निकल जाए और फिर से मैग्नीशियम का रिबन जल सके। ठीक है, क्लियर हो गई ये टॉपिक हमारा। अब हम लोगों का जो सेकेंड है वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आइए नेक्स्ट स्लाइड में डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को देखते हैं। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात मैंने लिखा था वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है देखिए, ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल सबस्टांस, वो सिंगल सबस्टांस क्या होगा, रिएक्टांट होगा ना, रिएक्टांट होगा। ये रिएक्टांट कोई जरूरी नहीं कि दो या दो से अधिक को, एक भी हो सकता है। केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले सबस्टांस को रिएक्टांट कहते हैं। एक केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल सबस्टांस ब्रेक इनटू, टूट जाता है, बिछड़ जाता है, अलग हो जाता है, किसमें, टू और मोर सबस्टांसेस। वो सबस्टांस एलिमेंट या कंपाउंड हो सकते हैं। कब होगा, तो टूटने की प्रक्रिया तभी होगी ना जब आप एनर्जी देंगे उसमें, चाहे वो हीट के रूप में दे, लाइट के रूप में दे, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दे। व्हेन एनर्जी जो है वो दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तब इसमें लाइसिस की प्रक्रिया होती है। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उसके पहले इस चीज को नोट करेंगे। अगर Fe की वैलेंसी 3 है, अगर Fe की वैलेंसी 4 है, तो Fe की 3 वैलेंसी रहने पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो और 4 Fe की 3 रहने पर आप लिखेंगे फेरिक, और 4 रहने पर क्या लिखेंगे, फेरस। इस चीज को ध्यान रखेंगे, 3 रहने पर फेरिक, 4 रहने पर फेरस। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास है FeSO4 इंटू 7H2O। क्या है ये, आप देखिए Fe की जो वैलेंसी है यहाँ ये लिखी हुई है 4, अब 4 में लिखते हैं फेरस, तो ये क्या है, साथ में वाटर है। ठीक है, यानी वाटर के लिए हाइड्रेटेड यूज करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग हीट देंगे, हीट। इसको हम लोग कहेंगे थर्मोलाइसिस, लाइसिस मैंने तोड़ना मैंने कहा था। हीट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा FeSO4 प्राप्त हो जाएगा, FeSO4। साथ में जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो उड़ जाएंगे गैस बनकर, वेपर बनकर। ठीक है, जरा सा ध्यान देंगे इस चीज को हम लोग। हमारा FeSO4 जो है, FeSO4 4 रहने पर फेरस मैंने कहा था, तो ये क्या है, ये है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट ये बना हुआ है। अब ये किस कलर का होता है, तो पेल ग्रीन। किस कलर का होगा, ये जो है पेल ग्रीन कलर का क्या होगा, आपका हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। जब हमने इसको क्या किया, हीट किया, थर्मोलाइसिस किया, हीट करने से ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, तो फेरस सल्फेट बचेगा। ध्यान देंगे, फेरस सल्फेट बचेगा। और इसको हम लोग कहेंगे अनहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, अनहाइड्रेट, अनहाइड्रस लिख सकते हैं, अनहाइड्रस। क्यों, क्योंकि इसमें से हाइड्रो जो लिखा था, हाइड्रेटेड किसके लिए, वाटर के मॉलिक्यूल तो निकल गए ना, ये गैस बन के उड़ रहे हैं। ठीक है,
जब हमने हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को लिया, हीट किया, तो फेरस सल्फेट बना, वो कैसा, अनहाइड्रस, साथ में ये वेपर बन के उड़ गया। क्या कलर चेंज होगा इसका? पता है, यहाँ जैसे ही हम लोग ग्रीन कलर है ना और वाटर निकलेगा तो ये आपका वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, वाइट कलर का। क्या इस पानी को मिलाएंगे फिर से ये ग्रीन आएगा? बिल्कुल आएगा। पानी को यदि हम फेरस सल्फेट माने कौन सा, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में जिसमें पानी नहीं है, अगर इनको फिर से मिला दिया जाए तो फिर से ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। समझ में आया? अब फर्दर हम लोग इसको फिर से जा रहे हैं। अब इस फेरस सल्फेट को गर्म करना है, FeSO4, इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या है ये है फेरस सल्फेट। किस प्रकार था यहाँ लिख लेंगे बाद में, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये फेरस सल्फेट क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक के लिए क्या यूज करते हैं, 3, बैलेंसी 3 हो जाएगी, Fe2O3। ठीक है, ऑक्सीजन का 2 है, आयरन का 3 है। ऑक्सीजन का 2, ये क्या है, तो यही वाला है ना हमारा वाइट कलर का फेरस। यहां पर लिखेंगे हम लोग, पहले इसको लिख लें, ये वाइट फेरस सल्फेट। हीट किया हमने, मतलब थर्मोलाइसिस किया। थर्मो का मतलब हीट, लाइसिस का मतलब तोड़ना, हीट के द्वारा तोड़ना। Fe2O3 बना, सल्फर था ना इसमें, ये सल्फर क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा। सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में दोनों ही निकलेगा। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करेंगे। ये किस कलर का था, ये वाइट कलर का था। अब वाइट कलर से ये कैसा हो जाएगा, ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा, ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, जब हमने वाइट फेरस सल्फेट को हीट किया तो बना क्या, ये हमारा क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसकी जो स्मेलिंग होगी, इनकी जो स्मेलिंग होगी वो कैसी होगी पता है, वो स्मेलिंग होगी जैसे एक बर्निंग मैच स्टिक कैसी होती है, बर्निंग मैच स्टिक, लकड़ी, जब दियासलाई की लकड़ी आप जलाते हो और उसको सूंघ कर देखेंगे, स्मेल कर जिस तरह की स्मेल आती है वही तो है ये सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये इन दो अभिक्रियाओं में क्या हुआ, हीट देकर हमने तोड़ा। एक सबस्टांस था वो 2 या 2 से अधिक में टूट रहा। देखिए, एक सबस्टांस 2 सबस्टांस में टूटा, एक सबस्टांस 2 सबस्टांस में टूटा। क्या था ये एक कंपाउंड था, ये एक कंपाउंड था। अब कंपाउंड को हमने हीट किया तो कंपाउंड ही मिला, कंपाउंड ही मिला, फिर एक कंपाउंड मिला, फिर एक कंपाउंड मिला, 3 कंपाउंड में टूट गया। क्लियर हुई? ठीक है, थर्मोलाइसिस। अब यदि थर्मोलाइसिस हो रही है मतलब हीट देके इसको तोड़ा जा रहा है, थर्मोलाइसिस। ठीक है, थर्मोलाइसिस क्या है ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है,
इसको गर्म किया गया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये गैस बना। कैल्शियम ऑक्साइड का आम नाम क्या है, प्रचलित नाम क्या है, तो लाइमस्टोन। अभी तो मैंने बताया था, ये लाइमस्टोन है। तो फिर ये क्या है, ये आपका क्विक लाइम है, क्विक लाइम या केवल लाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, चौक या खली। क्या हुई, हीट दी गई, एनर्जी दी गई। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं जिसमें हीट दिया गया है। अगर हम लोग लेड नाइट्रेट को ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट ये एक नंबर हुआ, दूसरी है हमारे पास लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट में क्या होगा, देखिए दूसरा नंबर लेड नाइट्रेट ले लें। ठीक है, इसको क्या करना है, डिकम्पोज करना है, मतलब तोड़ना है, हीट देकर तोड़ना है हमें, हीट देकर लेड नाइट्रेट को तोड़ देना है। तो लेड नाइट्रेट को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रेट को बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो पहले हमारा जो रेसिड्यू होगा क्या होगा, 2PbPbO, मतलब लेड ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस मैं अभी नहीं करता हूँ, लेड ऑक्साइड, साथ में क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। बैलेंस आप लोग करेंगे, बैलेंस में क्या क्या ज़रूरत है आप देखेंगे। ठीक है, बैलेंस करने के लिए मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर हमारा अगर बैलेंस भी करना हो तो देखेंगे किसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन हो गए 6, नाइट्रोजन के हो गए 2, नाइट्रोजन के हो गए यहाँ पर 1, इसलिए इसको 2 करना होगा। तो नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के हो गए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ऑक्सीजन के 12 हो गए। अब ऑक्सीजन के उधर 12 है क्या, ऑक्सीजन के देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ऑक्सीजन 2 और यहाँ 2, कितने हुए 4, 4 और यहाँ 2 6, तो यहाँ पर आप 4 लिख दें, 4 2 जा 8, 2 10 और 2 12, सब हो गया बैलेंस। अब इसमें हम लोगों को क्या लिखनी है, इसमें दिखानी है कि लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट ये जो है वाइट कलर का सबस्टांस है। जब इसको हीट किया गया यानी थर्मोलाइसिस की गई, ठीक है, तो क्या बना, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, साथ में क्या बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। ये भी आपका थर्मोलाइसिस, दोनों ही जो रिएक्शन मैंने दिखाया ये थर्मोलाइसिस है। ठीक है, जब लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें क्रैकिंग साउंड जो है वो निकलेगा, और साथ में ये जो रेसिड्यू बच रहा है ये हमारा येलो रेडिश हो जाएगा, येलो रेडिश। ठीक है, जब ये हीट करेंगे तो क्रैकिंग साउंड निकलेगा। क्रैकिंग साउंड आप जानते हैं, क्रैकिंग साउंड निकलना शुरू हो जाएगा। और जो इसका ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये वेपर के रूप में निकलेगा। वेपर आप देख सकते हैं, VAPOUR, वेपर, ये किस कलर में, येलो कलर में निकलना शुरू हो जाएगा। येलो ब्राउन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर का भी लिख सकते हैं, वहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा थर्मोलाइसिस के माध्यम से एक सबस्टांस को 2 सबस्टांस में तोड़ना, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, हीट को देखा। अब हम लोग हीट के बाद कुछ लाइट या इलेक्ट्रिसिटी वाला एक देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देकर किस प्रकार तोड़े जा सकते हैं। जैसे हमने H2O वाटर को लिक्विड फॉर्म में लिया, हमने इसको तोड़ने के लिए एनर्जी दिया। वह एनर्जी किस रूप में दिया, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी करंट से अलग होगा ना,
और ये बेचारा H2 और O2 गैस में अलग हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम लोग फ्लो कर रहे हैं तो चूंकि आप जानते हैं कि प्योर वाटर जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके लिए क्या करेंगे, इस वाटर में थोड़ा सा टेबल सॉल्ट मिला देंगे, खाने की नमक। वाटर में टेबल सॉल्ट को मिला देंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा मतलब उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट दिया हमने, एनर्जी दिया, तो इसको हम लोग इस प्रोसेस को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, जिससे मैंने हीट देकर तोड़ा, थर्मोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट देकर तोड़ा, इलेक्ट्रोलाइसिस। बैलेंस आप कर लेंगे, बैलेंस करने आप जानते हैं, यहाँ पर 2 रखें, यहाँ पर 2 रखें, देखिए बैलेंस हो गया। ठीक है, लाइट मीन्स सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट देकर किसी को तोड़ने वाले कुछ एग्जाम्पल्स को देख ले। जैसे अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को देख लेते हैं, AgCl2 सॉलिड फॉर्म में है, सनलाइट दे दीजिए इसको, सनलाइट। ठीक है, एक प्लेट में हमने क्या किया, प्लेट में कुछ सिल्वर क्लोराइड रख दिया और इसमें क्या हो रही है, सनलाइट पड़ रही है। अब सनलाइट पड़ रही है तो इस क्या होगा, फोटोलाइसिस। क्या हो जाएगा, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब, फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब लाइट और लाइसिस का मतलब तोड़ना, यानी लाइट के द्वारा तोड़ना। किसको तोड़ रहे हैं हम लोग, तो सिल्वर क्लोराइड को तोड़ रहे हैं। वो किस में टूटेगा, तो स्वाभाविक है सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूटेगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूटेगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट दिया गया, मतलब उसकी फोटोसिंथेसिस हुई, तो वो सिल्वर और क्लोराइड में टूट गया। तो सिल्वर और क्लोराइड कैसे, किस कलर के होंगे इसमें, देखिए ये जो है वाइट होता है। ठीक है, सिल्वर आपने देखा होगा, जब इनको तोड़ेंगे तो वाइट ग्रे टाइप का हो जाएगा। ये क्लोरीन गैस कैसा होगा, ग्रीनिश टाइप का निकलेगा, ग्रीनिश। ठीक है, हरा, थोड़ा सा हरापन उसमें ग्रीनिश टाइप का रहेगा। किसमें, क्लोरीन गैस में ग्रीनिश टाइप हम लोग देख सकते हैं। ग्रीनिश हो, येलो, ग्रीन बने ही दिखेगा, वो येलो भी लिख सकते हैं आप यहाँ, येलो। चलिए, टूट गया। हमने फोटोलाइसिस यानी लाइट से भी किस प्रकार तोड़ेंगे उसको भी देख लिया। एक और देख लेते हैं हम लोग, सिल्वर ब्रोमाइड को यदि सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट यहाँ लिख देता हूँ, सनलाइट के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगा। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस अगर नहीं किया हुआ है तो बैलेंस कर लेंगे, ब्रोमीन गैस है ना। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये तोड़ने के बाद जो यहाँ पर कलर देखेंगे तो उसी तरह का सिल्वर कौन से कलर का है, तो वाइट ग्रे लिख दे यहाँ पर, वाइट ग्रे कलर का। अब ये वाइट कलर का था, तो सिल्वर ब्रोमाइड किस कलर का होगा, तो ये येलो कलर का होगा और पाउडर फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, पाउडर फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। चलिए, यह हो गया हमारा कि हमने Ag माने सिल्वर ब्रोमाइड के सॉलिड चीज को सनलाइट से तोड़ा तो सिल्वर मिला और ब्रोमीन गैस रिलीज हुई। ये सिल्वर जो मिलेगा वो वाइट ग्रे कलर का होगा और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होगी वो येलो कलर की होगी। और यहाँ पर भी हमारा फोटोलाइसिस हो रहा है, फोटोलाइसिस मतलब लाइट देकर इसको तोड़ना। अब लाइट देकर तोड़ा तो ये जो ब्रोमाइड है ये किस कलर का निकलेगा, ये रेडिश ब्राउन निकलेगा, रेडिश ब्राउन कलर का धुआं टाइप का निकलेगा, देखेंगे अब। चलिए, हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने बहुत कुछ जान लिया।
अब जो मेन जानने की चीज़ थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो आपने देखा कि एक सबस्टांस को कई सबस्टांसों में तोड़ा गया, एक कंपाउंड को कई कंपाउंड्स में या कई एलिमेंट्स में तोड़ा गया। तोड़ने के लिए एनर्जी खर्च हुई, हीट के रूप में, लाइट के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। मतलब इस पूरी प्रक्रिया को होने के लिए हमने देखा कि एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब एंट्री ऑफ हीट। क्या हुआ, तो नोट यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, decomposition reactions are generally कैसे होते हैं, तो इंडोथर्मिक नेचर। ठीक है, ये इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नेक्स्ट स्लाइड में देखें। हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज को। रिएक्टिविटी सीरीज मेटल नॉन मेटल में भी इसका जिक्र है। ये क्या है कि अप से डाउन, जैसे यहाँ पर है ना, ये सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस। ठीक है, नीचे आएंगे डिक्रीज हो जाएगी। याद कैसे रखेंगे कि पोटेशियम जो है सबसे अधिक रिएक्टिव है, सोडियम उसके बाद उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम। देखिए, याद करने का एक तरीका है, क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे K है NaCl, MgAl, इतना याद रखना संभव नहीं है। कुछ नया ट्रिक लगाया जाए, कुछ ऐसा ट्रिक है, बहुत सारी हमने पुस्तकों में पढ़ा है। देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। इसके बाद हाई कोर्ट है आप। ठीक है, यहाँ से केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फिर है से शुरू करेंगे, हाई कोर्ट है आप। ये क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, Cu कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। सबसे लोवेस्ट में प्लेटिनम आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, लीस्ट रिएक्टिव है। आज सबसे टॉप रिएक्टिव में कौन आ गया, तो ये सारे आ गए, पोटेशियम, सोडियम सब। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेस कर देना, हटा देना। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक ऐसी केमिकल प्रतिक्रिया, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस करेगा किसको, तो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कहाँ से, इसके कंपाउंड से। क्यों करेगा, एक न्यू सबस्टांस बनाना। एग्जाम्पल समझेंगे। फॉर्म में हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि ए कोई एलिमेंट है और बी सी कोई कंपाउंड है। ठीक है, ए कोई एलिमेंट है, बी सी कोई कंपाउंड है। तो अगर ए ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, बी के कंपैरिजन में ए अधिक रिएक्टिव है, तो ए क्या करेगा, इस बी को यहाँ से निकाल देगा और स्वयं यहाँ बैठ जाएगा सी के साथ, तो बन जाएगा ए सी और बी बेचारा अकेला हो जाएगा। समझ में आया। ए बी के कंपैरिजन में अधिक रिएक्टिव है, जिसके कारण इस कंपाउंड से बी को निकाल देता है और खुद सी के साथ बैठ जाता है और एक नया कंपाउंड बनाता है। अब ये मोर और लेस रिएक्टिव के कंपैरिजन में अगर देखते हैं, दोनों देखेंगे मेटल नॉन मेटल के केस में। अगर मान लीजिए ए कोई मेटल है, ठीक है, बी भी कोई मेटल है, बी मेटल है, मेटल का कंपाउंड है। अब मैं कहूँ यदि ए
मेटल जो है बी मेटल के कंपैरिजन में अधिक रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल ए लॉस करता है मोर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन्स देन मेटल बी। यदि मेटल बी के कंपैरिजन में मेटल ए अधिक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब ए अधिक रिएक्टिव हो गया। अगर यही केस हमारा नॉन मेटल में हो तो, कि ए एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल, और बी भी एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल, तो क्या होगा, इसमें मेटल लूज करता है तो नॉन मेटल गेन करता है। नॉन मेटल ए क्या करता है, गेन करता है, गेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स देन नॉन मेटल बी, नॉन मेटल बी। ठीक है, मतलब अगर ए और बी मेटल हो तो ए इसका मतलब अधिक रिएक्टिव कब होगा, जब ए अधिक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ए और बी यदि नॉन मेटल हो तो ए कब अधिक रिएक्टिव होगा, यदि ए अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला अधिक रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, और मेटल के केस में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला वो मोर रिएक्टिव मेटल होगा। ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए, दूसरी चीज क्या है, नोट में लिखेंगे आप कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर होता है कब, इन सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, यानी पानी में घुला होगा, ये वाला एक्वेस सॉल्यूशन होगा, ये हो या ना हो ये एक्वेस सॉल्यूशन होगा, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, आयन कैसे हटेगा वहाँ से। दूसरी चीज़ है कि जनरली जो होते हैं, जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, जिसमें कि हीट रिलीज होता है। एक रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या कर रहा है, कम रिएक्टिव वाले मेटल को धक्का देकर निकाल रहा है, यानी पुश कर रहा है, उसको ठोकर मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, वहाँ पर हीट जनरेट होगी, इसलिए मैंने लिखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये तो हो गए कुछ नोट करने वाली चीज़ें। अब एक कुछ क्वेश्चन को देखा जाए, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जैसे वहाँ पर से हम लोग मिलाएंगे, देखिएगा हमारे पास है Fe, क्या है ये सॉलिड फॉर्म में। एक मैंने सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, ये एक्वेस फॉर्म में है। अब वहाँ से कंपेयर करेंगे कि Fe और कॉपर में कौन अधिक रिएक्टिव है। देखेंगे यहाँ पर Fe है, यहाँ कॉपर है, जो जितना ऊपर उतना अधिक रिएक्टिव, जो जितना नीचे उतना कम रिएक्टिव, यानी जो Fe है वो कॉपर से अधिक रिएक्टिव होगा। Fe जो है वो कॉपर से अधिक रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, देखिए ये Fe क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, इस कॉपर को अधिक डिस्प्लेस करेगा। क्यों, क्योंकि Fe रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में। अब डिस्प्लेस करके खुद इसके जगह पर बैठ जाएगा और बनाएगा क्या, FeSO4 बन गया। साथ में ये कॉपर अलग हो गया सॉलिड के फॉर्म में, और ये आपका एक्वेस फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, कौन कैसा कलर का होता है, अगर हम आयरन की बात करेंगे तो कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। कॉपर सल्फेट की जो विलयन होती है वो ब्लू कलर की होती है, ब्लू। ठीक है, ये ब्लू कलर की होगी।
जब ग्रे कलर वाला Fe कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो Fe अधिक रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, इसकी जगह से हटा देता है, स्वयं इसकी जगह बैठ जाता है। क्या बना देता है वो देखिए, तो Fe4 है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बनाता है, साथ में कॉपर अलग हो जाता है। तो ये फेरस सल्फेट जो है ये किस कलर का होगा, ये पेल ग्रीन होगा। कैसा होगा, पेल ग्रीन, हल्का ग्रीन टाइप का हो जाएगा। ये हमेशा याद रखेंगे, कॉपर सल्फेट का जो है सॉल्यूशन वो ब्लू कलर का होगा, ये सॉल्ट है, ठीक है। और कॉपर तो आप जानते ही हैं, कॉपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। बस इसी काम के लिए इसका यूज़ हुआ कि कौन किसको डिस्प्लेस करता है। अगर आप इसी को उल्टा लिख देते हैं, देखिए अगर मैं लिखता हूँ Cu, कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, मैंने FeSO4 का सॉल्यूशन लिया, तो क्या बनेगा, कॉपर क्या डिस्प्लेस करेगा Fe को, कॉपर नीचे है, Fe ऊपर है, कॉपर कम रिएक्टिव है, कम वाला अधिक को डिस्प्लेस नहीं करता है, मतलब यहाँ पर हमारी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब जिंक के साथ भी हम लोग एक रिएक्शन देख लेते हैं, यह आप नोट करते जाएंगे सभी चीज़ों को। नेक्स्ट हम लोग जिंक के साथ देखेंगे, जिंक। आइए जिंक कहाँ है, ये रहा, और कॉपर यहाँ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, Zn ले लेते हैं, जिंक, Zn, जिंक को लिया सॉलिड फॉर्म में, जिंक के ग्रेनुअल, और हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको डाला। अब देखें जिंक और कॉपर में, तो जिंक ऊपर में है, ये रहा जिंक, ये अधिक रिएक्टिव है कॉपर से, क्योंकि उस पर है, कॉपर से ऊपर है ना, तो अधिक रिएक्टिव, जो जितना ऊपर होगा अधिक रिएक्टिव होगा। जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर के जगह खुद बैठ जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर फिर से अलग हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। अब सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा तो इसका कलर क्या होगा, देखिए ये तो कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। ये कैसा कलर था, ग्रीन कलर, ब्लू कलर था ना, ये ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट, सॉल्ट है, और ये ग्रे कलर का है, ग्रे कलर का। क्लियर हो गई, डिस्प्लेस हो रही है, तो डिस्प्लेस होने के साथ साथ क्या होगा, हीट जनरेट होगा। हीट को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने पहले ही लिख दिया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। और भी कुछ एग्जांपल देखना है, एक लेड के साथ देख लेते हैं, कॉपर क्लोराइड का। चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेड वाला देख लेते हैं। जैसे हमने लेड को लिया, अब लेड कहाँ है, देखेंगे लेड कहाँ है, ये, ठीक है। लेड के साथ कॉपर तो नीचे है ना, लेड सॉलिड फॉर्म में हमने लिया, कॉपर क्लोराइड को ले लिया, कॉपर क्लोराइड को ले लिया, एक, और जितने भी सॉल्यूशन हम लोग लेंगे सबका एक्वेस सॉल्यूशन होना चाहिए। पानी होगा माने सॉल्यूशन होगा, विलयन होगा, तभी ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। ये एक्वेस सॉल्यूशन में है, क्या होगा, आप देखें यहाँ से पीबी जो है कॉपर से ऊपर ही है, मतलब अधिक रिएक्टिव है। ये पीबी क्या करेगा, कॉपर को निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बनाएगा, पीबी क्लोराइड और कॉपर, पीबी क्लोराइड और कॉपर अलग हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कॉपर कैसा होगा, तो रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। अब कॉपर क्लोराइड की बात करेंगे तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन कलर का, ठीक है। लेड कौन सा कलर का होगा, वही ग्रे, जिंक वाला ग्रे। चलिए यहाँ पर क्या देखने को मिला हम लोग को, कि जब हमने जिंक को कॉपर सल्फेट से कराया, जिंक सल्फेट और कॉपर बना, ये डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। इसी तरह हमारा लेड जो है वो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है और लेड क्लोराइड बनाता है कॉपर को डिस्प्लेस करके, ठीक है। क्लियर हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके एक नया सबस्टांस बनाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। लोग देखेंगे इस स्लाइड में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि आयंस जो होते हैं कंपाउंड के वो एक्सचेंज होते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, आयंस की अदला बदली हो जाती है। जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल, मान लीजिए कि दो कंपाउंड है, एक है AB और दूसरा है CD। ठीक है, AB जो है ये आपके क्या है, कटायन है। कटायन जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, AB कटायन है। अब ये यहाँ भी A कटायन B अनायन, एक C कटायन D अनायन, दोनों में आपस में रिएक्शन होती है और ये अपने अपने आयंस की अदला बदली, माने यहाँ पर ऐसा ही है कि प्लस माइनस ही होगा, कटायन और अनायन ही होगा, यहाँ पर प्लस माइनस ही होगा, लेकिन कटायन और अनायन ही होगा। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे का जगह बदलेंगे। मैं समझाता हूँ। जैसे A क्या करेगा, A जो है प्लस में है तो D को ले लेगा, A जो है अपने साथ D को मिला लेगा, प्लस माइनस। अब C जो है वो B को मिला लेगा, C जो है वो B को मिला लेगा। देखिए यहाँ प्लस माइनस हो गया। ऐसा समझ लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, यहाँ पर दो सीट है, एक A और एक B को मिल गया, और दूसरे जगह दो सीट है, वहाँ पर C और D को मिलेगा। A और B आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, C और D जानते हैं। यहाँ पर A का जो मित्र है वो D है और C का जो मित्र है वो कौन है, B है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब A चाहता है कि मेरा मित्र D मेरे पास आकर बैठे और C चाहता है मेरा मित्र B मेरे पास आकर बैठे। क्या करेगा, वो सीट का एक्सचेंज कर लेगा, आपस में सुलह करके बातचीत करके जिस भी तरह से होगा आपस में सीट बदल लेगा। A को D के साथ बैठना है तो बैठ जाएगा AD, और C को B के साथ बैठना है तो C और B बैठ गया, बना नया कंपाउंड। क्या हुआ, आयंस के एक्सचेंज हुए, आयन के अदला बदली हो गए। समझ में आए। अब एग्जाम्पल को कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमने लिया सोडियम सल्फेट, एग्जाम्पल एक लेता हूँ मैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसके साथ मैं बेरियम क्लोराइड को ले लेता हूँ, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर आयनों की अदला बदली होगी। ये जो है आपका, यहाँ पर आयन जो है ये आपका कटायन है, सोडियम कटायन है, और ये क्या है, अनायन है। बेरियम कटायन है और क्लोरीन अनायन है। ये आपस में अपने आयंस की अदला बदली कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा हमारा बेरियम सल्फेट और दूसरा सोडियम क्लोराइड। चलिए बेरियम सल्फेट के साथ कर लेगा, बेरियम सल्फेट और दूसरा NaCl, बैलेंस कर लेंगे आप खुद। ये जो बेरियम सल्फेट है, ये जो है दोनों ही है, ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन है। कौन कौन से, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड कलरलेस सॉल्यूशन है। लेकिन जब इससे हमारा बना ये जो है, इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में लिखेंगे, इसको भी एक्वस सॉल्यूशन में लिखेंगे, बट ये वाइट कलर का PPT है, वाइट कलर का PPT है। क्या है, प्रीसिपिटेट, जो पानी में नहीं घुलता है। आप देखेंगे कि ये वाइट कलर का है, NaCl जो है मिक्स से अलग हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से जो इसके कण होंगे वो धीरे धीरे बैठने लगेंगे। ठीक है, ये वाइट दिखने लगेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम लोग देख लें, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का।
पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया। इसको इसके साथ एक और लिया गया लेड नाइट्रेट, और दोनों के बीच में रिएक्शन कराई गई। यहाँ पर क्या है, कटायन अनायन, ये आपके कटायन है, अनायन है। यहाँ पर भी आपके कटायन है, अनायन है। आपस में क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, अगर पीबी आयोडीन से कर लेगा तो पीबी आयोडाइड बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड ही लिखते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम जो है वो किससे ले लेगा, सोडियम नाइट्रेट, NO3 ठीक है। सोडियम नाइट्रेट हमारा बन गया। हम लोग बैलेंस कर लेंगे इसको जो है बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस मैंने नहीं किया। चलिए, कटायन अनायन, सोडियम ने इसके साथ और लेड ने आयोडीन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, लेड आयोडाइड बनाया और पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी मैं सोडियम बोल रहा था। पोटेशियम आयोडाइड का जब हमने रिएक्शन कराया लेड नाइट्रेट के साथ तो बना क्या, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। ये भी एक पीपीटी है, ये क्या है, पीपीटी। चलिए, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्लियर हो गया। अब हम लोग लास्ट एक रेडॉक्स रिएक्शन को देख लेते हैं। वन लास्ट केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है रेडॉक्स रिएक्शन, क्या दिया इसमें, एक केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। देखेंगे यहाँ पर ये RE से क्या हो गया, RE से RED जो है ये आपका रिडक्शन, और OX से ऑक्सीडेशन। यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जब साथ साथ होता है तो हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब बात है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्या है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यदि किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, जैसे मान लीजिए अगर कॉपर है और इसमें ऑक्सीजन आ गया तो इसको हम लोग कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। या फिर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल रहा है, याद रखेंगे, अगर ऑक्सीजन जोड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, तो भी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जिस टीसी का अपोजिट होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। रिडक्शन में क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना। इसमें क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, बट रिडक्शन में हाइड्रोजन का जुड़ जाना, दोनों अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन निकलना। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन निकलना, हाइड्रोजन जुड़ना। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। पहला कॉपर है। कॉपर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, हीट कराते हैं, क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। आप देखेंगे कि कॉपर जो है, कॉपर ऑक्सीजन से मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना। पहले कॉपर अलग था ना, अकेला था कॉपर। अब इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया, मैंने ऑक्सीजन जुड़ा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो रिडक्शन कौन हुआ, इस ऑक्सीजन का। इसने क्या किया, एक इसे ऑक्सीजन दिया, मतलब इसका पर यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन, इससे ऑक्सीजन निकल गया, तब ना कॉपर में मिला। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ता है, इससे निकलकर ऑक्सीजन जुड़ता है, तो
माने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। लेकिन इस ऑक्सीजन से एक जो एटम है ऑक्सीजन के इसमें आकर मिला, निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ हुआ रिडक्शन। साथ साथ हो रही है दोनों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, कॉपर बन जाता है। यहाँ पर ध्यान देखें क्या है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर बचा, मतलब यहाँ रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में, इस हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुट गया, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। जिंक वाले में भी देखेंगे, जिंक के साथ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ बाद में निकल गया ऑक्सीजन, क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन। और कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था लेकिन कार्बन में क्या हुआ, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन। अब हमारी ये फिनोमिना क्लियर हो गई कि ऑक्सीडेशन का मतलब अगर किसी ये दो सबस्टेंस है इसमें आकर ये ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन अगर निकल गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ गया रिडक्शन, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन हटेगा और रिडक्शन में जुटेगा। ठीक है, साथ में हम लोग कुछ देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, ठीक है, जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन किसका हुआ, देखिए जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ ना, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन हुआ ना, मतलब जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर हमारा ZNO हो जाएगा। और रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें ऑक्सीजन आकर मिलेगा। देखिए कॉपर में ऑक्सीजन आकर मिला, कॉपर में ऑक्सीजन आकर मिला, मतलब ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिससे ऑक्सीजन निकलेगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गई। चलिए अब हमारा लास्ट जो बचता है वो है रेंसिडिटी और कोरोजन। रेंसिडिटी कोरोजन को नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि गर्मी के समय में आप देखेंगे आपके फूड आइटम खराब हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड, वैसे खाना जिसमें तेल हो, फैट हो, वो आइटम जो है फूड आइटम खराब हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का संपर्क होने से वो खराब होते हैं और रिजल्ट ये होता है कि उनमें से बैड स्मेल या उसका टेस्ट बैड हो जाता है, खट्टे खट्टे लगते हैं। आपने नोट किया होगा, अगर गर्मी के समय में हम लोग सब्जी रख देते हैं खराब होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है जिसमें ऑयल या फैट होता है तो वो चीज़ों को लंबे समय तक छोड़ देने से क्या होता है, वो खराब होता है। क्यों, ऑक्सीडेशन हो जाने के कारण। अब इसको रोका कैसे जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी, विटामिन ई वगैरह का स्रोत इसमें मिला देंगे, वो खराब होने से बचेगा। आप देखे होंगे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस, फिलिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर, मतलब O2 के जगह जो पैकेट होता है उसमें से हवा को निकाल देंगे और नाइट्रोजन गैस या फिर हम लोग हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस या हीलियम गैस उसमें भर देंगे चिप्स के पैकेट में, तो वो खराब नहीं होगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन और हीलियम क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है
फ्रॉम ऑक्सीडेशन होने से। जब ऑक्सीजन होगा तब तो ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, रेफ्रिजरेटर में हम लोग फूड आइटम को रखते हैं तो यह क्या करता है, ये लो करता है स्पीड, ये स्पीड ऑफ ऑक्सीडेशन को लो करता है, क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन, हवा तो जा ही रही है ना, ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन जो होने की प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। और स्लो कर देता है तो क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं कि फ्रिज में आप रख देंगे तो 10 दिन 15 दिन महीने दिन तक खाना रहेगा, वो जो है उस रेंसिडिटी नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ समय तक उसको ऑक्सीडेशन के रेट को कम करके रखता है ताकि कुछ समय तक उसको बचाया जा सके। तो ये 2-3 हमारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम रेंसिडिटी को बचा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, क्रोजन। क्रोजन का मैं विस्तार से जो है मेटल नॉट मेटल में आप लोगों को क्रोजन के बारे में विस्तार से वहाँ दिखाता हूँ। जैसे क्रोजन का मतलब समझ लीजिए जैसे लोहे में जंग लग जाना। क्या हुआ, वो टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, जब कोई मेटल एयर के संपर्क में, मॉइस्चर के संपर्क में होता है तो धीरे धीरे उस मेटल का ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट होने से ऑक्सीडेशन होता है, उस मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड बनने को ही हम लोग क्रोजन कहते हैं, क्योंकि उसकी परत धीरे धीरे जो है, कहता है ना कि स्लो ईटेन अप, स्लो धीरे धीरे मेटल की परत को खा जाना क्रोजन होता है। क्रोजन में अगर हम लोग देखेंगे आयरन, तो आयरन के लिए एक विशेष नाम दिया गया है रस्टिंग। तो रस्टिंग माने क्या हुआ, लोहे में जंग लगना। क्या है वो, ऑक्सीडेशन है। जब लोहा मॉइस्चर और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसकी परत पर उसके ऑक्साइड की, आयरन के ऑक्साइड की ब्राउन कलर की परत जम जाती है, ठीक है। उससे हम लोग कहते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को रस्टिंग। इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो पेंटिंग कर लेते हैं, ग्रीजिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इन तरीक़ों से, या ऑयलिंग कर देते हैं, तो इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रोजन को बचा सकते हैं। तो चलिए, हमारा ये चैप्टर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूँ। सो धन्यवाद।